नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त IBN 7 पर देख रहे हैं हमारा खास शो हम तो पूछेंगे। वीकेंड है, लेकिन ये वीकेंड खासा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत पाकिस्तान के मद्देनजर। इसीलिए एक बार फिर हम आपके सामने पेश हैं हमारा ये प्राइम टाइम शो लेकर हम तो पूछेंगे, जो सीधे तौर पर आपके सवालों और आपके सरोकारों का मंच है। अगले आधे घंटे में चर्चा, क्या मोदी से डर गए हैं दाऊद के आका, इस बड़े सवाल पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि भारत पाकिस्तान NSA स्तर की बातचीत खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। हुर्रियत के नेता शब्बीर शाह दिल्ली आए, नजरबंद कर ले गए। भारत का कहना है कि हुर्रियत से आखिरकार पाकिस्तान के NSA क्यों बात करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान का कहना है कि उनके लिए हुर्रियत से मिलना बहुत जरूरी है। अब से कुछ घंटे पहले सुषमा ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के पास आज रात 12 बजे तक का वक्त है और वो फैसला कर ले कि उसे भारत के साथ बातचीत करनी है या हुर्रियत से बातचीत की जिद पर अड़े रहना है। देखिए आज दिन में कैसे दोनों देशों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर चला। Pakistan is ready to hold NSA talks without any preconditions. In fact, it was India which introduced a new condition through its quote-unquote advice that Pakistan could not meet Hurriyat leaders. सरताज अजीज साहब, आप हुर्रियत को या किसी भी अन्य को तीसरा पक्षकार मत बनाइए। और मैं कहना चाहती हूं कि उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से आगे मत ले जाइए। जाहिर है जी, हमारा तो क्लियर था कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज कह दिया तो कश्मीर शामिल है। अब इंडिया उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि इंक्लूडिंग JNK नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिसी में तब्दीली है। उफा में ये सहमति बनी कि हम एक बातचीत आतंक पर कर लेते हैं और एक बातचीत सीमा पर शांति के लिए कर लेते हैं। और ये बात मेरे पास लिखित में है, उधर आपके कैमरों में दर्ज है, क्योंकि वो दोनों विदेश सचिवों द्वारा पढ़कर बोली गई थी आप सबके बीच में। These are the dossiers which were all sort of ready to be presented to them. Raw's involvement in Pakistan. वो तो क्या कागज देंगे, हम तो जिंदा सबूत है हमारे पास। हम तो जिंदा आदमी खड़ा कर देंगे उनके सामने कि ये देखिए, ये आपका आतंकवादी है। If I do not get this opportunity on 24th August to present these dossiers, I hope I'll get a chance to hand them over to Mr. Doval in New York next month if he accompanies the Prime Minister Modi for the UN General Assembly. इतना सीरियस डॉजियर है वो कि जो भारत में आके टेबल पे देने के बजाय न्यूयॉर्क में चलते चलते देना चाहते हैं। I'm still prepared to go to New Delhi for NSA talks without any preconditions. तो बातचीत नहीं होगी। तो यह थी भारत ने पाकिस्तान को दी गई मुंहतोड़ जवाब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संबोधित किया। दोनों मुल्कों के बीच आज सुबह से काफी तनाव रहा और अभी जब हम और आप ये लाइव शो देख रहे हैं तब तक स्थिति साफ नहीं है कि सरताज अजीज कल दिल्ली आ पाएंगे, परसों पर बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सुषमा स्वराज की बात माने तो ये साफ कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान शर्तें लगाएगा, कश्मीर या हुर्रियत के मुद्दे को उठाना चाहेगा, तो जैसा कि उफा में तय हुआ था केवल आतंकवाद पर चर्चा होनी चाहिए और उसके अलावा अगर कुछ भी चीज़ होती है तो भारत ये चर्चा नहीं चाहता है। आज हम आपको दिखाना चाहते हैं दरअसल पाकिस्तान क्यों इस चर्चा से भागना चाहता है, मुंह मोड़ना चाहता है। कुछ ग्राफिक्स, कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हिंदुस्तान के हाथों अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए कुछ ताज़ा सबूत हाथ लगे हैं। खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद इब्राहिम की ताज़ा तस्वीर है। भारतीय एजेंसियों के पास दाऊद का ताज़ा पता है। एजेंसियों के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि दाऊद अपने परिवार के साथ कराची के क्लिफ्टन इलाके में रह रहा है। दाऊद के परिवार के दुबई और दुबई से कराची और दुबई कराची करने के कई सारे सबूत भी एजेंसीज के पास हैं, जो लगातार आप हमारे चैनल पर देख भी पा रहे हैं। आज सुबह से वो सबूत डॉजियर के तौर पर
सरताज अजीज को देने की तैयारी थी, क्योंकि चर्चा आतंकवाद के मामले पर है और दाऊद एक घोषित आतंकवादी है। एजेंसियों को दाऊद के पते की जानकारी उसकी पत्नी महजबीन के नाम से जारी टेलीफोन बिल से भी एजेंसीज के पास है। खुफिया एजेंसियों को दाऊद की पत्नी के नाम से टेलीफोन का एक बिल मिला है और इस बिल में दाऊद की पत्नी महजबीन शेख का नाम लिखा हुआ है। ये टेलीफोन बिल अप्रैल यानी इसी साल 2015 का है। इस पर जो पता है वह है D13 ब्लॉक 4 शेड्यूल 5 क्लिफ्टन कराची। यानी पाकिस्तान का एक और झूठ बेनकाब होगा, इसीलिए पाकिस्तान बातचीत से भाग रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण सबूत, खुफिया एजेंसियों के पास दाऊद के पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है। खबरों के मुताबिक दाऊद के पासपोर्ट पर पाकिस्तानी पता है और दाऊद के एक पासपोर्ट पर जो पता लिखा है वो है 6A खयाबा तंजीम फेस 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया और दूसरे पासपोर्ट पर मोइन पैलेस दूसरी मंजिल अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह क्लिफ्टन। और खबरों की माने तो इसके अलावा दाऊद की पत्नी महजबीन बेटी माजिया के इस साल 4 जनवरी को कराची से दुबई आने जाने के सबूत भी एजेंसीज के पास है। तमाम चीज़ें एजेंसीज के पास हैं। बहुत से सबूत आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच बहुत आसानी से दाऊद का परिवार आता जाता रहा, दुबई से कराची और कराची से दुबई। एक और महत्वपूर्ण वजह है जिससे सरताज अजीज और उनका मुल्क बचना चाहता है, भागना चाहता है, वो है नवीद के बारे में। दोनों मुल्कों के पास इस वक्त नवीद नाम का एक हवा है। भारत इस हवा को दिखाकर पाकिस्तान को डरा रहा है और पाकिस्तान डर रहा है। नवीद वो शख्स है जो पकड़ा गया था जिंदा आतंकवादी, जिसका जिक्र सुषमा स्वराज ने भी किया। लश्कर का आतंकी है नवीद, पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है और इसीलिए पाकिस्तान को डर है कि आतंकवाद पर चर्चा हुई तो नवीद के साथ जो इंट्रोगेशन हुई है उसका जो वीडियो है वो और उसकी पूछताछ की पूरी जानकारी सामने रख दी जाएगी सरताज अजीज के। इसीलिए सरताज अजीज और पाकिस्तान इस बातचीत से मुंह मोड़ते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ गुरदासपुर में एक और खतरनाक हमला हुआ था आतंकी, उसमें जो आतंकी मारे गए थे उनके पास से जो जीआरपीएस के जो कोऑर्डिनेट्स मिले उनका लिंक जीपीएस के वो पाकिस्तान के होते हुए पाकिस्तान में साफ दिखाई दिए। तो पाकिस्तान के खिलाफ बीते 1 महीनों में ऊफा से लेकर अब तक जो कुछ हुआ, करीब इन 6 हफ्तों के वक्त में भारत के पास 3-4 नए पुख्ता सबूत हैं जिससे पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा सकता है आतंकवाद के मामले पर और इसीलिए पाकिस्तान अब बातचीत से मुंह चुरा रहा है। कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान क्यों। हम मेहमानों पे जाएं उसके पहले आज का सवाल जरूर आपको दिखाना चाहूँगा। आज का सवाल क्योंकि आतंकवाद से जुड़ा है, आतंकवादियों को पनाह देता हुआ पाकिस्तान बार बार दिखाई देता है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, हाफिज सईद पाकिस्तान में, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा जाता है। तो ऐसे आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित होना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और अगर आपको लगता है ना तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। हमारे #HTP लिखकर आप ट्वीट और फेसबुक पर जाकर भी अपनी राय और अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपकी राय और सवाल लगातार आपको दिखाएंगे। और अब बारी मेहमानों की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सरकार का पक्ष रखेंगे नलिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के नेता प्रवक्ता संजय निरुपम मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जाने माने एक्सपर्ट के तौर पर सुशांत सरीन साहब हैं जो कि सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ आलोक बंसल साहब भी हमारे साथ हैं, वो जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान से पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिराजी साहब, दाऊद इब्राहिम के बारे में ताज़ा सबूत पाकिस्तान को देने की तैयारी है। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया, हम सब जानते हैं। हाफिज सईद के रोज वीडियो आप और आपका चैनल ही दिखाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, तभी बातचीत से भाग रहा है। मेरे ख्याल समेत पाकिस्तान की हुकूमत रियासत तो नहीं दे रही, अगर कोई और दे रहा है तो मैं नहीं कह सकता। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से जब ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाए, जब पाकिस्तान में मुंबई अटैक्स को लेकर कुछ लोगों के ऊपर कोई डाउट्स क्रिएट किए जाएं तो यकीनी तौर पर सवाल तो बड़े खड़े होते हैं। लेकिन इन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए बजाय इसके कि इन सवालों को लेकर तो कोई प्रोपेगेंडा किया जाए। मेरे ख्याल में
दोनों देशों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होना ही ऑप्शन है और इसके लिए काम होना चाहिए। अगर इस रास्ते में हाफिज सईद आते हैं, ज़की उर लखवी आते हैं या दाऊद इब्राहिम आते हैं, इन तमाम एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, अगर आप दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं, तो इंडिया की तरफ से भी एक सिंसियर एफर्ट होनी चाहिए और पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग एविडेंस जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि इस मुद्दे को भी किसी तरह इसके अल्टीमेट अंजाम तक पहुंचाया जाए। मेरे ख्याल में अब तक जो बातें होती हैं वो इतनी हैं कि अगर नवीद की बात हुई कि फैसलाबाद में वो रहने वाला है, हमने पाकिस्तान के मीडिया ने जाके खोजे। शिराजी साहब, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। एक बार पांचों पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, पहले ओपनिंग रिमार्क्स के लिए 1-1 मिनट के लिए, और फिर मैं लौटता हूं आपके पास। पूछना चाहूंगा सुशांत सरीन आपसे, शिराजी साहब की बातें बहुत अच्छी लगी सुनने में, होना चाहिए। जब सबूत है तो एक्सेस नहीं मिलता हिंदुस्तान को। क्या भारत सिंसियर एफर्ट नहीं कर रहा है दाऊद इब्राहिम को लेकर? मेरे ख्याल भारत की तरफ से तो काफ़ी सिंसियर एफर्ट हुआ। पहली बात तो ये है कि जो शिराजी साहब ने कहा, मेरे ख्याल उस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। मसला सिर्फ ये है कि शिराजी साहब जैसे लोग सिर्फ लिखते हैं लेकिन पाकिस्तान की नीति नहीं बनाते, वो निर्धारित नहीं करते। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉब्लम भारत की तरफ से एविडेंस तो कई बार दिया गया, लेकिन अगर उस एविडेंस का इस्तेमाल इसलिए किया जाए कि आप अपने ट्रैक्स को कवर करें ताकि आप अगली बारी वो वाली गलती ना करें, तो फिर मेरे ख्याल ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। होना तो यही चाहिए कि पाकिस्तान जो दुनिया भर में बोल रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में संजीदा है और जो पहले करता था उसको छोड़ना की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर वो हमारे को ज़मीन पर हकीकत नज़र आनी चाहिए और फिर एक लिहाज से राह हमवार हो सकती है दोनों देशों के रिश्तों के बीच में। नहीं तो फिर ये ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है। सुशांत, 60 सेकंड पूरे। आलोक बंसल, यही सवाल अलग शब्दों में आपसे पूछता हूँ। सब कुछ सबूत हैं और हम सब दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान की बात ही नहीं। एबटाबाद देखा हम लोगों ने, हम लोग हाफिज सईद का रोज़ वीडियो देखते हैं, दाऊद इब्राहिम के बारे में तमाम सबूत दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित नहीं करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान डिनाइबिलिटी के मोड में है। शिराजी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और मुझे अच्छा लगा कि आप जैसे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन एक बहुत अल्पमत में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो बहुत ही पुख्ता सबूत है। हमको उनकी वाइफ का जो टेलीफोन बिल है वो अप्रैल के महीने का है, वो ये दिखलाता है कि उस एड्रेस पे वो 2006 से रह रही हैं, मतलब 10 साल से उस पते पे हैं। वो जो टेलीफोन है वो इंस्टॉलेशन जो है 2006 का है। अगर आप उस बिल को देखें तो उसमें ओवरसीज कॉल्स हैं, ज़्यादातर ओवरसीज और मोबाइल, लोकल कॉल्स हार्डली एनी है। तो अब मेरे ख्याल से जब यहाँ पे वो आएंगे तो भारतीय जो एजेंसीज हैं उनके पास तो शायद ओवरसीज कॉल्स का भी डिटेल होगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये पाकिस्तान को काफी हद तक घेर सकती हैं और दाऊद इब्राहिम आज अंतर्राष्ट्रीय प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो मेरे ख्याल से अब एक समय आ गया है कि पाकिस्तान अगर वाकई में संजीदा है आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए, तो उसको ऐसे खूंखार आतंकवादी को पकड़कर आज भारत के सपुर्द कर देना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान की सिंसियरिटी 60 सेकंड पूरे हुए। ये दो वो कागजात में दिखा रहा हूँ। संजय निरुपम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नलिन कोहली, मैं आपसे बात करता हूँ। ये दो वो कागजात हैं जिनकी फोटोकॉपी मेरे हाथ में है। दाऊद के एड्रेस के संबंध से जुड़ी उनके पासपोर्ट की कॉपी और ये टेलीफोन बिल जो पाकिस्तान की कलई खोल रहा है। शिराजी साहब, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पाकिस्तान के साथ दाऊद इब्राहिम का संबंध था, है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उसको बचाता रहा है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पर अपने मेहमानों से 60 सेकंड के लिए। सबसे पहले आता हूँ संजय निरुपम आपके पास। इन परिस्थितियों में बातचीत का कोई फायदा है? बातचीत होनी चाहिए? नहीं, जब तक पाकिस्तान अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करता आतंकवाद के मामले पर और इन आतंकवादियों के संदर्भ में, तब तक पाकिस्तान से कोई भी एक फ्रूटफुल बातचीत नहीं हो सकती है। 26/11 के बाद से बातचीत लगभग सस्पेंडेड है, कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं हो पाती है। जहां तक दाऊद इब्राहिम की बात है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, कराची में, क्लिफ्टन इलाके में है। इसके सबूत एक नहीं 1000 बार दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा मना करता रहता है। मेरा सुझाव यह रहेगा कि चाहे दाऊद इब्राहिम हो, हाफिज सईद हो या लखवी हो, इस जैसे तमाम आतंकवादी जो पाकिस्तान के सरजमी में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवादी हमलों को एक डिजाइन देते हैं, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करनी पड़ेगी, हमारे हवाले करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के भारत और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार के
एक स्वस्थ बातचीत का एक माहौल बनेगा। वरना ये जो ऊफा में कभी कुछ हो जाता है, कभी विदेश सचिवों के स्तर पर बातचीत होगी, कभी एनएसए लेवल पे टॉक होगी, ये सिर्फ दिखावा है, तमाशा है, इससे कुछ निकल कर आने वाला नहीं। चलिए संजय, शुक्रिया। 60 सेकंड पूरे मैं आता हूं आपके पास लौट के। नलिन कोहली, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूं और जानबूझ के आ रहा हूं इसलिए कि आप सरकार का पक्ष हैं, सत्ता का पक्ष हैं, तमाम बातों को आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पाकिस्तान को बातचीत करने के लिए इतना आतुर हिंदुस्तान को दिखना इस वक्त में, जब लगातार पाकिस्तान की तरफ से भरोसे का कुठाराघात किया जा रहा है, भरोसे को तोड़ा जा रहा है, क्या ये ठीक रणनीति है भारत की तरफ से? पहले समझने की आवश्यकता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अलग अलग टिप्पणियां आती है। संजय भाई भी जैसे कह रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले समझ लें कि सस्पेंडेड है हमारा कंपोजिट डायलॉग, जो संजय जी ने भी उसको रेफर किया। दूसरी बात है ऊफा में क्या हुआ। दोनों प्रधानमंत्री एक मल्टीलैटरल फोरम पे मुलाकात हुई और उसके साइड लाइन्स पे उन्होंने तय किया कि हम जो है एक बातचीत शुरू करें आतंकवाद के विषय पर, आतंकवाद के ऊपर में और आतंकवाद के विषय पर। उसके 3 पहलू हैं। आतंकवाद पे बातचीत दोनों के एनएसएस के बीच होगी। जो सीमा पर जो प्रॉब्लम आ रही है सीज फायर की, वो दोनों डीजीएमओस करेंगे, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, और पाकिस्तान के पाकिस्तान रेंजर्स और हमारे बीएसएफ के डीजी बात करेंगे बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज पे। इसका बड़ा फोकस है, उसमें कोई गुंजाइश और किसी बात की है ही नहीं। और इसी के ऊपर बात करनी है। पाकिस्तान नहीं करना चाहे तो उसकी क्लियर हो जाती है मंशा की आतंकवाद के विषय पे वो कैसे। जी नलिन, 60 सेकंड पूरे हुए, माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आप ही के पास दोबारा आ रहा हूं और इस डिबेट को शुरू कर रहा हूं। सब अपनी अपनी बात है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस पूरी बातचीत प्रोसेस को लेकर पाकिस्तान शुरू से भागने की तैयारी करता रहा, क्योंकि हिंदुस्तान के पास तमाम सबूत रहे उसके खिलाफ आतंकवाद के मामले पर? ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अभी बातचीत ऐसे स्थगित नहीं हुई। इसकी संभावनाएं आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन जब तक ये बातचीत कैंसिल नहीं होती है तो बातचीत है ऑन। बात क्या है कि ऊफा स्टेटमेंट में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है किस विषय पर बातचीत होने वाली है और वो बातचीत किन के बीच होने वाली है। कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, तो इसमें कोई रेड लाइन कहना है या कोई थर्ड पार्टी होना चाहिए। हुर्रियत के विषय पर भी अगर हम बात करें तो हुर्रियत तो सिंपथाइजर्स हैं टेररिज्म के, तो उनके साथ अगर आप बातचीत करना भी चाहते हैं तो प्रश्न उठता है, पहले तो ये थर्ड पार्टी हो नहीं सकते। दूसरी बात है कि उनसे बात करके आप आतंकवाद के विषय पर क्या बात रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। वैसे मुलाकातें होती हैं, सुषमा जी भी सरताज अजीज साहब के साथ कम से कम 5-6 बार मिल चुकी हैं साइडलाइंस पे। इसका यह मतलब नहीं है कि डायलॉग है, फॉर्मल डिस्कशन है, कॉम्पोजिट डायलॉग है, वो सब अपनी जगह है। तो ऊफा का स्टेटमेंट जो है, जो उसमें स्पष्ट है क्या बात होनी चाहिए, किन विषयों पे होनी चाहिए, किन के बीच होनी चाहिए। पाकिस्तान तो संजय निरुपम कुछ बोलना चाह रहे हैं, संजय तैयार नहीं हो रहा है। जवाब दीजिए संजय। सुमीत, ऊफा का कोई एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ था जिसमें दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच कोई सहमति हुई है, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन सचमुच ऊफा में जो दोनों प्रधानमंत्री मिले उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत को क्या आश्वासन दिया, क्या बातचीत हुई, इसकी विस्तृत जानकारी सचमुच अभी तक भारत सरकार ने नहीं दी है। एक विषय यह है। दूसरा विषय यह है कि दाऊद इब्राहिम को लेकर के इस सरकार ने हमेशा एक फ्लिप फ्लॉप का एक वातावरण बनाया है। इसी सरकार के एक मंत्री ने संसद में कहा कि उनको पता नहीं कि दाऊद इब्राहिम कहां है। इससे भारत का जो पक्ष था वो बड़ा कमजोर हुआ था। जब अभी प्रधानमंत्री दुबई गए, यूएई गए थे, तब एक चर्चा सरकारी सूत्रों से निकल के आई कि प्रधानमंत्री दुबई की सरकार से, यूएई के एमिरेट्स से वो बात करने वाले हैं कि दाऊद के सारी संपत्ति को जब्त करने का उनको एक प्रक्रिया शुरू करें। उसके बाद कुछ निकल के नहीं आया। तो मुझे कहीं लगता है कि सिर्फ एक बातचीत का एक ढोंग होते रहना चाहिए, कॉन्क्रीट कोई काम हो, कॉन्क्रीट कोई एक्शन हो, ऐसा होते नहीं दिख रहा। जब से सरकार आई है तब से लगातार सीमा पर गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान, सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, लगातार हो रहा है। हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, हमारे आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से ठोस और सख्त कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। इसलिए मेरा यह निष्कर्ष यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत का एक दिखावा हो रहा है, उसको तत्काल संजय निरुपम की बात मानेंगे, दिखावा चल रहा है, ये सरकार की फ्लिप फ्लॉप की पॉलिसी सरकार को शायद संजय निरुपम जी भारत के नलिन में आता हूं सुशांत। देखिए, दिखावे की शायद बात नहीं है। एक लिहाज से दिखावा था भी, क्योंकि आपको ये भी एक प्रक्रिया करनी पड़ती है दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ, हम एक दूसरे के साथ एंगेज कर रहे हैं।
लेकिन ये नलिन कोहली की ये बात ठीक है कि बहुत फोकस था। जहां पर मैं थोड़ा संजय जी से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं वो ये है कि देखिए हम लोग के अंदर के कमरे में क्या बात हुई, मेरे ख्याल उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उस चीज का है जो दस्तावेज दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री मिले उन्होंने आपस में जो चीजें तय की उसका एक जो दस्तावेज है उसी पर जाए तो बेहतर है। अब जैसे शिमला समझौते की बात होती है तो शिमला समझौते में हमारे को बताया जाता है कि भुट्टो साहब ने इंदिरा गांधी को बोला था कि आप मेरे ऊपर विश्वास करें और कुछ सालों के अंदर अंदर मैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दूंगा। अब ये दिस इज वन पर्सन वर्ड अगेंस्ट अनदर पर्सन वर्ड और अब वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब है कि समझौता जो हुआ, जौन सा भी समझौता हुआ, उसके पन्ने पे क्या लिखा हुआ है आपको उसी के तहत जाना है। तो एक बात तो ये है, उसमें साफ लिखा था उफा में क्यों टेरर पे बातचीत हो। सरीन साहब की बातों का जवाब दूं? एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट संजय जी। हाँ बोलिए संजय, चलिए आप बोलिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ऊफा का जो एक तथाकथित ज्वाइंट स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि आतंकवाद के मुद्दे पर और जो मिलिट्री सीज़फायर वायलेशन चला उस मुद्दे पर बातचीत होगी और डीजी बीएसएफ, डीजी पाक रेंजर्स और एमओ के लेवल पे इसकी शुरुआत होगी एनएसए के लेवल पे। उसके तुरंत बाद पाकिस्तान में जो प्रतिक्रिया हुई थी नवाज शरीफ के इस सहमति के खिलाफ, उस प्रतिक्रिया से क्या भारत वाकिफ नहीं है? क्या भारत को तभी शक नहीं करना चाहिए था? क्या भारत को तभी नहीं समझना चाहिए था कि नवाज शरीफ ने जो भी आश्वासन दिया है या देना चाहते थे उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है? जी, मेरा प्रश्न इतना है। इसलिए ऊफा में एग्जैक्टली क्या हुआ वो एक पन्ने के स्टेटमेंट के अतिरिक्त संजय जी आपकी बात का जवाब दे। नलिन में आता हूं, सुशांत आप जवाब दीजिए 30 सेकंड। नहीं देखिए ये बात ठीक है जो सरताज अजीज ने वापस जाकर जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, लेकिन उसमें भी आप अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से देखें तो कहीं पे ऊफा में या कहीं और हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक मुलाकात के बाद पाकिस्तान जो कश्मीर के ऊपर अपना दावा ठोकता है वो बिल्कुल उससे दस्तबरदार हो जाएगा। मेरे ख्याल ऐसा तो नहीं होगा, ये मेरे ख्याल हकीकत के ये खिलाफ है बात। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर सरताज अजीज ने ये चीज जरूर बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आप उसका ट्रांसक्रिप्ट निकाल के देख लीजिए कि अभी जो बात होगी वो केवल टेररिज्म और बॉर्डर मैनेजमेंट पे होगी, लेकिन जब बाकी मुद्दों पे बातचीत शुरू होगी तब हम कश्मीर का मुद्दा भी टेबल पे रखेंगे, तब कश्मीर पर। शिराजी साहब ये बात भूल गया पाकिस्तान, ये बात सरताज अजीज खुद बोल चुके थे। शिराजी साहब ये बात पाकिस्तान भूल गया, 10 जुलाई और 14 जुलाई की बात। शिराजी साहब देखें, ये बिल्कुल अगर आप ऊफा की स्टेटमेंट की बात करते तो ऐसे हुआ होगा अगर स्टेटमेंट देखे जाए उसके अंदर आउटस्टैंडिंग इश्यूज की बात। अब प्रॉब्लम यहाँ पे डेफिनेशन का है, इंडिया अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहा है और पाकिस्तान अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। नहीं। इंडिया की इंटरप्रिटेशन ये है कि शायद अब इसके टेररिज्म के अलावा किसी और मामले पे मुद्दे पे बात नहीं होगी, बट पाकिस्तान का ये कहना है कि नहीं कश्मीर नहीं। शिराजी साहब उसके बहुत क्लियर था एनएसए लेवल की टॉक्स टेररिज्म पे होगी और उसके बाद खुद सरताज अजीज ने माना था इस्लामाबाद की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 जुलाई को कि अभी सिर्फ टेरर पे बात होनी है। आज भी सुषमा जी ने ये कह दी है बात। सुषमा जी ने आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि हम कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर गोलाबारी चलती रही और आतंकवाद चलता रहा तो कैसे बातचीत होगी? जी, पाकिस्तान में नवाज शरीफ गवर्नमेंट के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है और जो पब्लिक प्रेशर है, आप उसको तो देखें ना। अगर कश्मीर की बात नहीं होती, मुद्दा यही है। ये निरूपम भी तो प्रेशर डाल रहे हैं सरकार के ऊपर। कुछ कहना चाहता हूँ। जी नलिन मैं 3-4 विषय रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार से बात करेगी। पाकिस्तान में आईएसआई, आर्मी, नॉन स्टेट एक्टर्स, सिविल सोसाइटी, अलग अलग जो भी पहलू हो, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, भारत सरकार इनसे थोड़ी ना बात करेगी, वो तो पाकिस्तान की सरकार से बात करेंगी। बिल्कुल। और जहां तक पाकिस्तान सरकार की बात है, उनके प्रधानमंत्री हैं, या तो आपके प्रधानमंत्री जो है आप नहीं मानते कि उनके पास अधिकार है तो फिर वो नहीं जाए, स्टेटमेंट ना बनाए। हम लोग जब मुलाकात हुई दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच, उस स्टेटमेंट को पढ़िए, 4, 6, 8 लाइन की स्टेटमेंट है, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, ना डेफिनेशन का कोई स्कोप है, ना एक्सपेंशन का स्कोप है। और मैं सिर्फ वो 3 लाइन करता हूं जहां पाकिस्तान भी कंफ्यूजन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सरताज अजीज साहब वो कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मेट ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मीटिंग वाज हेल्ड इन अ कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, द टू लीडर्स एक्सचेंज्ड व्यूज ऑन इश्यूज ऑफ बायलैटरल रीजनल इंटरेस्ट। फिर 2 लाइन सुनिए,
they agreed that India and Pakistan have a collective responsibility to ensure peace and promote development. बड़ा general है. To do so, they are prepared to discuss all outstanding issues. 1972 से बात चलती आ रही है. फिर सुनिए, that's where it becomes operative. Both leaders condemned terrorism in all forms and agreed to cooperate with each other to eliminate this menace from South Asia. To this, they agreed on the following steps to be taken. जिसमें NSA की बात आती है, DGMOs की बात आती है, एक टूरिज्म और मुंबई, ये दो विषय और ऐड होते हैं. इसमें कोई चौथा, पांचवा, छठा कोई है ही नहीं विषय. शिराजी साहब, एक कमेंट मैं आपका लूंगा, फिर मुझे वाइंड अप भी करना है. आलोक बंसल, मैं लास्ट में आपके पास आता हूं. शिराजी साहब, पाकिस्तान में जिस तरीके का प्रेशर है वहां की सो कॉल्ड इलेक्टेड सिविल गवर्नमेंट पर, वो केवल सो कॉल्ड ही गवर्नमेंट है. लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट कोई और ही चला रहा है. नहीं, देखें, पाकिस्तान के फॉरेन मामलात के अंदर फौज एक किरदार है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. और ये एक हकीकत है, ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जब आप डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर कोई मामलात करते हैं तो आप फौज से इनपुट देते हैं, और ये मजबूरी है सिविल गवर्नमेंट की, उसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ते. और इस मामले में भी ऐसा ही है. मेरे ख्याल में जब ऊफा में गई है पाकिस्तान की हुकूमत, शायद को होमवर्क मिसिंग था और वो कंसल्टेशन नहीं हो पाई कि जो होनी चाहिए थी, और यही वजह है कि अब एक डेडलॉक नजर आ रहा है. ये मतलब पाकिस्तान अपनी बात से मुकर रहा है. समेत हम एक दूसरे ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात को इशू बना रही है. मेरे ख्याल में लास्ट 20 ईयर के अंदर कई मुलाकातें हुई हैं, इवन के डिक्टेटर्स के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, यासीन मलिक साहब यहाँ पे आते रहे हैं, शिराजी साहब रचाने से लेकर मुलाकातें. शिराजी साहब, एक मिनट मुझे वाइंड अप करना. आलोक, एक आपका कमेंट जरूर लेना चाहूंगा. मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा था कि जब ऊफा में मिले थे तो प्रधानमंत्री ने साफ पूछा था कि दोनों शरीफों में से मुझे किससे बात करनी है. नवाज शरीफ साहब ने बोला कि वो कंट्रोल में है और इसीलिए उनसे बात की गई. लेकिन जब से वो ऊफा से वापस गए हैं, लगता है दूसरे शरीफ उनसे नाराज हैं. दूसरे शरीफ और इसी का असर हमें देख रहे हैं कि एक कदम आगे और दो कदम पीछे बढ़ाए जा रहे हैं. मैं सुशांत आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ये बता दूं दर्शकों को कि दूसरे शरीफ की जब बात कर रहे हैं वो वहां के सेना के प्रमुख राहिल शरीफ साहब. जी सुशांत, लास्ट जुमला. मेरा सिर्फ एक 10 सेकंड का एक जुमला है कि अगर ये अच्छा हो, काश ये अच्छा हो कि अगर ये विडंबना है पाकिस्तान की इलेक्टेड सरकार की कि वो विदेश नीति और सुरक्षा नीति नहीं बना सकती, तो फिर फौज का एक नुमाइंदा विदेश मंत्री बना दे और सुरक्षा सलाहकार बना दे, ताकि फिर जब उससे बात हो तो फिर एक ही पेज पे सब लोग, हमारे को भी पता हो कि किससे बात हो रही है. चलिए, शुक्रिया पांचों मेहमानों का शुक्रिया. लेकिन ये अच्छा सुझाव दिया है सुशांत सरीन साहब ने यहाँ पर कि पाकिस्तान को जब फौज को ही चलाना है तो फौज का ही राष्ट्रपति हो, फौज का ही प्रधानमंत्री हो, फौज का ही रिटायर्ड कोई अधिकारी विदेश मंत्री बन जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन जाए, ताकि झंझट ही ना हो. लेकिन आज दोनों मुद्दे जुड़ गए हैं. NSA लेवल की बातचीत और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पास जो आतंकवाद फैलाने वाले सबूत हैं दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए. हमारा आज का सवाल भी यही था कि जिस देश के पास दाऊद, हाफिज सईद और ओसामा जैसों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित होना चाहिए. हमें बड़ी संख्या में आपके जवाब मिले हैं. 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है. यानी लगभग बहुत बड़ा पूरा हिंदुस्तान आप कह सकते हैं, पूरा IBN7 का दर्शक वर्ग कह सकते हैं, जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित अब कर देना चाहिए, करने की कोशिश हिंदुस्तान को करनी चाहिए.